हेलो स्टूडेंट, द डेस्टिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th के छात्र हैं और एमसीक्यू में टॉप स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अब ये एमसीक्यू का जो सेक्शन है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूँ। तो पहली बात यह है कि ये सवाल जल्दी सॉल्व किए जा सकते हैं, जिससे आपको बाकी सेक्शन के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। दूसरी चीज़ ये, सही तैयारी से आप 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तीसरी चीज़, पिछले सालों में देखा गया है कि कई स्टूडेंट सिर्फ एमसीक्यू में अच्छा स्कोर करके अपना ओवरऑल परसेंटेज बढ़ा लेते हैं। तो आज से हम एमसीक्यू सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा वीडियो को रोक करके प्रश्नों को पढ़ करके उत्तर देने का प्रयास करें, जिससे खुद ब खुद आप अपना मूल्यांकन कर सकें। हाँ, एक खास बात, अगर आपने मैपिंग सीरीज की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखिए। हमने पूरी मैपिंग सीरीज की स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये एमसीक्यू और भी आसान लगेंगे। ऊपर आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, उस आई बटन पर क्लिक करके आप मैपिंग सीरीज की सारी वीडियोस देख लीजिए। आइए बिना देरी किए हुए एमसीक्यू सीरीज को प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1882, दूसरा ऑप्शन 1885 और तीसरा है 1887 और चौथा है 1880। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। आप देख सकते हैं 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और इसका जो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो बॉम्बे या मुंबई में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? यानी वैश्विक जो आर्थिक मंदी आई थी उसका प्रारंभ कब से हुआ? पहला ऑप्शन है 1928, दूसरा है 1929 और तीसरा ऑप्शन है 1930 और चौथा ऑप्शन 1932। तो इसका आंसर है 1929, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखें आप, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी, जो एक वैश्विक आर्थिक संकट था और इसका प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया गया था। अब तीसरे प्रश्न की बात करें, यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? ये किसका कथन है? तो ये कथन है मेटरनिख का। 1815 में जो वियना कांग्रेस हुई थी, तो वियना कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाया गया था मेटरनिख को बनाया गया था। तो मेटरनिख ने उस समय कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये कथन किसका है? मेटरनिख का। आप यहाँ देखेंगे, ये कथन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने कहा था। तो अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? पहला ऑप्शन है जूसेफ गैरिबाल्डी, दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा है ओटो वन बिस्मार्क और चौथा है विलियम प्रथम। अगर इनके ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको दो नाम ऐसे मिलेंगे जिनकी जर्मनी के एकीकरण में भूमिका रही। एक है ओटो वन बिस्मार्क और दूसरा है विलियम प्रथम। लेकिन इसमें जो सही उत्तर है वो ओटो वन बिस्मार्क है, क्योंकि ओटो वन बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौह की नीति से पूरे जर्मनी का एकीकरण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ओटो वन बिस्मार्क। यहाँ देखेंगे अब, तो ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे प्रशिया के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने रक्त और लौह की नीति बनाई थी। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला कौन व्यक्ति था? तो उसका नाम है ओटो वन बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, चौथा सरदार पटेल। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को भारत में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी हुई? तो पहला विकल्प है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, दूसरा है शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, तीसरा है केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य और चौथा है राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य। तो इसका आंसर है पहला, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता में साझेदारी हुई, जो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो मैंने आपको 3 सूचियां बताई थी, संघ सूची, राज्य सूची और उसके बाद संपत्ति सूची। तो जो संघ सूची है उनमें से इसमें से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? तो ऑप्शन है व्यापार, दूसरा है कृषि, तीसरा है शिक्षा और चौथा है रक्षा। तो आंसर रक्षा है, इसका आंसर आएगा आपका रक्षा। देखिए, रक्षा संघ सूची का विषय है जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। अगला प्रश्न है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है?
तो ऑप्शन है समाज में स्त्री एवं पुरुषों की असमान भूमिका, दूसरा है स्त्री एवं पुरुषों के मध्य जैविक भिन्नता, तीसरा है बालक एवं बालिकाओं की संख्या में समानता और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका। इसे बोलते हैं लैंगिक भेदभाव। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पंजाबी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू। तो इसका आंसर भी जी है हिंदी जो है सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाने वाली भाषा है, तो सी इज द राइट आंसर। हिंदी के बाद बंगाली बोली जाती है, फिर उसके बाद मराठी बोली जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत साधन है? देखिए, परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों का जो विभाजन है उनके नवीकरणीयता और पर्यावरण पर जो प्रभाव है उसके आधार पर किया जाता है। तो दो तरीके का विभाजन है, परंपरागत संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत संसाधन। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा, ये तीनों जो ऊर्जा के संसाधन हैं वो गैर परंपरागत हैं। प्राकृतिक गैस जो है वो परंपरागत संसाधन में आता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा प्राकृतिक गैस। क्या देखेंगे, प्राकृतिक गैस एक परंपरागत संसाधन है जो जीवाश्म ईंधन का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है लैटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। लैटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर आपका आएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। तो देखेंगे महाराष्ट्र, लैटराइट मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है जो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है बिहार। इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है तांबा का मुख्य उत्पादक है, जहां बालाघाट जिले में तांबा की महत्वपूर्ण खाने या खदानें हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो खनिजों का वर्गीकरण के आधार पर देखें तो दो प्रकार के खनिज हैं, धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु के गुण होते हैं, जैसे कि चमक, कठोरता और विद्युत और ऊष्मा के अच्छे ये चालक कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ धात्विक नहीं पूछा है, यहाँ अधात्विक पूछा है। अधात्विक का मतलब जिनमें ये गुण नहीं पाए जाएंगे वो अधात्विक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? अभ्रक जो है इसका आंसर होगा, जिसमें ये सारे गुण नहीं पाए जाते। बाकी मैग्नीज, बॉक्साइट, जस्ता ये धात्विक खनिज है और अधात्विक खनिज है अभ्रक। अभ्रक का प्रयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? देखो, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, जैव और अजैव। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन है, अजैव संसाधन जिनमें जीवन नहीं है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो प्रश्न अगर देखें तो इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? तो अजैव जिनमें जीवन नहीं है। तो ये पशुधन यानी पशु, ये तो जैव है, जैव संसाधन। प्राकृतिक वनस्पति भी जैव है, पशुधन भी है। चट्टाने और मत्स्य, तो मत्स्य भी जैव है, चट्टाने जो है वो अजैव संसाधन है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चट्टाने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है केरल और चौथा है मध्य प्रदेश। तो आंसर इसका क्या होगा? केरल। केरल जो है, केरल में सबसे अधिक साक्षरता पाई जाती है। तो शिक्षा के मामले में अग्रणी राज्य है वो है केरल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन यानी वो चीजें जो प्रकृति से प्राप्त हो रही हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जो विनिर्माण संबंधी चीजें हैं वो द्वितीय क्षेत्र में है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो इस आधार पर इसका आंसर दे सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है, मछुआरा, शिक्षक, डाकिया या व्यापारी। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन सा व्यक्ति है ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है। मछुआरा है, शिक्षक है, डाकिया है, व्यापारी। मछुआरा ही होगा, क्योंकि मत्स्य जो है, मत्स्य क्या है? मछली पालन। मछली पालन पर डिपेंड कौन है? मछुआरा। और मछुआरा जुड़ा हुआ है मत्स्य पालन से, और मत्स्य पालन जो है वो एक प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मछुआरा। बाकी शिक्षक, डाकिया, व्यापारी ये सब क्या है? तीसरे या तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मछुआरा। तो मछुआरा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वैसे इसका आंसर है ऑप्शन ए, इसका जो है 2005। अब मैं आपको बता दूं कि सूचना का अधिकार का मतलब क्या है। दरअसल सूचना का अधिकार भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक कानून है जो नागरिकों को सरकारी विभागों, उपकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दे देता है। ये कानून 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। यानी आप सरकारी किसी दफ्तर से सूचना प्राप्त कर सकते हैं क्या योजनाएं सरकार ने चलाई हैं,
ये सारी जानकारी आप मांग सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, जिलाधिकारी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र। यहाँ पर जाकर के उपभोक्ता जो न्याय पाने के लिए वहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकता है और जो जिसने उपभोक्ता का शोषण किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये इसका ऑप्शन होगा सी, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र। तो उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए, जो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दो तरह के क्षेत्र होते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। जैसे संगठित क्षेत्र होते हैं उनकी सेवा शर्तें निश्चित होती हैं, काम के घंटे निश्चित होते हैं और सेवा सुरक्षा मिलती है। बाकी संगठित क्षेत्र का अनियमित घंटे होते हैं और कोई सेवा सुरक्षा नहीं है। तो इस प्रकार से संगठित और असंगठित क्षेत्र में विभाजन किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में है? तो कृषि मजदूर है, बैंक मैनेजर है, राजपत्रित अधिकारी है, सैनिक है। तो आप क्या बताएंगे? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कृषि मजदूर। कृषि मजदूर क्या है? असंगठित क्षेत्र में आता है क्योंकि इसके कोई काम के घंटे निश्चित नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो होगा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? देखिए, दो विश्व युद्ध अभी तक हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से प्रारंभ हुआ 1918 तक चला, और द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से प्रारंभ हुआ 1945 तक चला। जब विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था दो पक्षों में विश्व बढ़ गया था। एक पक्ष जिन्हें ध्रुवीय राष्ट्र या केंद्रीय शक्तियां भी कहते हैं और दूसरा था मित्र राष्ट्र। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस। तो जो केंद्रीय शक्तियों में शामिल जो देश था उसका नाम था जर्मनी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान जर्मन केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा था। और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन शामिल था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं? संघीय राज्य का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा राज्य नहीं है। संघीय बोल दीजिए या राज्य बोल दीजिए, तो इनमें से कौन सा राज्य नहीं है, संघीय राज्य नहीं है। तो पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली। तो आप इजिली बता सकते हैं भाई उत्तर प्रदेश भी एक संघीय राज्य है, महाराष्ट्र भी संघीय राज्य है, पंजाब भी। लेकिन जो दिल्ली है वो संघीय राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? पहला है गहन खेती, दूसरा है अधिक सिंचाई, तीसरा वनोन्मूलन, चौथा है अतिप्रचुरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी दूसरा, जिसका नाम जो है अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो कारण है वो अधिक सिंचाई है। होता क्या है अधिक सिंचाई से? मिट्टी में लवणता बढ़ जाती है और जल भराव जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ही व्यक्तिगत संसाधन नहीं? तो पहला है बागान, दूसरा है चारागाह, तीसरा है भूमि, खनिज संसाधन, चौथा है खनिज संसाधन। इसका आंसर होगा खनिज संसाधन। देखें, खनिज संसाधन एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ये एक प्राकृतिक संसाधन है जो सभी के लिए उपलब्ध है। अन्य सभी विकल्प व्यक्तिगत संसाधन है जिनका अर्थ है कि वे किसी व्यक्ति या समूह के स्वामित्व में है। अगला प्रश्न है हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है सोना, चौथा है लौह। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चौथा, यानी लौह। हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क है। वैसे कई लोहे के अयस्क होते हैं लेकिन मुख्यतः 4 अयस्क माने गए हैं। पहला हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा है सिडेराइट। हेमेटाइट एक लौह अयस्क है और यह लोहे का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसका उपयोग इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। इस्पात यानी स्टील बनाने के लिए इस हेमेटाइट अयस्क का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो पहला है उपभोग वस्तु, दूसरा है सेवा वस्तु, तीसरा है खाद्य पदार्थ और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। तो इसका आंसर होगा खाद्य पदार्थ। एगमार्क भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए जारी किया गया एक प्रमाणन चिन्ह है। यह चिन्ह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये कथन किसका है? यानी सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास और बाल गंगाधर तिलक। तो सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये कौन कह सकता है? इसको कहा था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को एक शुद्ध आत्मबल के रूप में वर्णित किया था जो न्याय और सत्य के लिए अहिंसक संघर्ष का प्रतीक है। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो इसका आंसर आपको पता है ऑप्शन नंबर 4 यानी चौथा, 1903 सन 1930 में इसको प्रारंभ किया गया था।
तो 7 अगस्त 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के कानूनों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? ऑप्शन नंबर ए अशोक आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको पता है कि अशोक आंदोलन भी गांधी जी ने चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी ने चलाया था, लेकिन खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? देखिए, खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया था, जिसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद की रक्षा करना था। अब इस आंदोलन से जुड़े हुए 2 व्यक्तियों के नाम आप कमेंट में जरूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघीय राज्य नहीं है? तो जैसे मैंने इससे पहले वाला प्रश्न लिया था, वैसे ही इसका आंसर होगा। तो कौन सा नहीं है? जो केंद्र शासित प्रदेश होगा वो संघीय राज्य नहीं है। बाकी जो राज्य हैं वो संघीय राज्य हैं। तो मणिपुर भी राज्य है, त्रिपुरा भी राज्य है, हिमाचल प्रदेश भी राज्य है, लेकिन जम्मू कश्मीर क्या है? संघीय राज्य नहीं है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका वैसे आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ऐसा था 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन सन 2019 में भारत सरकार ने इसे संघीय राज्य न रख करके इसको केंद्र शासित प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ का अंग नहीं है? तो पहला कार्यपालिका, दूसरा नगरपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा है विधायिका। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नगरपालिका। नहीं पूछा है इसलिए आंसर क्या होगा? नगरपालिका। बाकी तीनों शासन के अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप इनकी लगातार प्रैक्टिस करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।